अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, मज़े में। वेलकम टू डॉग टॉक्स। आज एपिसोड 2 है और दोबारा से मैं बताता चलूँ कि ये DOC वाला डॉग है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी डिप्रेशन के बारे में और जनरल बात हुई थी डिप्रेशन के बारे में और उसकी सिम्टम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के जो जनरल टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ़ तरीके की। पिछली दफ़ा हमने ग्रेड्स की बात की थी, आज टाइप्स की बात करेंगे और डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ और जनरल इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि देखने वाले ज़्यादातर लोग जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन उनकी ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं डॉग टॉक्स की एपिसोड नंबर 2। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो जनरल डिप्रेशन की बात थी, डिप्रेशन के सिम्टम्स और डिप्रेशन के ग्रेड्स की बात हो रही थी। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के क्या टाइप्स होती हैं और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या है और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बाद उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डिप्रेशन इज़ ट्रीटेबल, अगर सही टाइम पे जो है वो मेडिकल हेल्प ले ली जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड एंड इट कैन बी क्योरेबल। तो डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो यूनिपोलर डिप्रेशन उसको कहा जाता है, जो ऑब्वियस डिप्रेशन होती है और इंसान को लग रहा होता है कि इसके अंदर जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो उसको दिन में ज़्यादा वक्त उसको फील होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। और ये वाली डिप्रेशन जो है वो इसके ग्रेड्स मैंने लास्ट टाइम बताए थे, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। और उसमें जो है वो मॉडरेट और सिवियर में जो है वो फिर एंटी डिप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट वी कॉल यूनिपोलर डिप्रेशन। सेकेंड टाइप जो होती है वो मैं बहुत सुपरफिशियल बता रहा हूँ, इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा। सेकेंड टाइप जो है जो कि कॉमनली देखी जाती है वो बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं उसमें, जिसमें इंसान जो है वो अ पर्सन ऑल्टर्स बिटवीन बीइंग हाई मूड और लो मूड। तो इंसान जो है वो ज़्यादातर जो है डिप्रेस होता है, उसके बाद फिर वो अपने नॉर्मल मूड लेवल पे आता है। तो इसमें जो है वो ऑल्टर करते रहता है, इसको बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं। थर्ड टाइप जो है डिप्रेशन की जो कॉमनली देखी जाती है, यूरोप में स्पेशली बहुत देखी जाती है, इसको सीजनल डिप्रेशन कहते हैं। और स्पेशली ये विंटर सीजन में जो है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर और लो लाइट। तो इसको सीजनल डिप्रेशन कहते हैं और विंटर्स में जो है वो स्पेशली देखी जाती है। एक और टाइप ऑफ डिप्रेशन होती है जो कि कहलाती है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है वो इट्स मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और सोशल स्ट्रेस की वजह से जो है वो डिप्रेशन होती है उन औरतों में जो जिनकी डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है वो डिप्रेसिव एक स्टेट आता है जिसमें एंग्जाइटी भी शामिल होती है और इसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। एक और डिप्रेशन भी होती है जो अंडर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। ये भी स्ट्रेस रिलेटेड होती है, ये भी सोशल रिलेटेड होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेडिकल हेल्प नहीं ली जाती इसके बारे में। लेकिन यूरोप में फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है, इस वजह से जो है वो जिन लोगों को ये होती है तो वो अपने जनरल फिजिशियन के ज़रिए से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं डिप्रेशन की। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में की बात करते हैं। तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें सबसे जो पहली चीज़ है जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो साइकोथेरेपी है। और साइकोथेरेपी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है और सबसे जिसका अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जो बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं इसमें ये होता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर, उस थॉट प्रोसेस को ऑल्टर करके और प्रोसेस करके उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो चेंज किया जाता है। तो साइकोथेरेपी जो है इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस अमंग माइल्ड डिप्रेसिव पेशेंट्स। मॉडरेट डिप्रेसिव पेशेंट्स में भी जो है वो साइकोथेरेपी से ही स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद फिर एंटी डिप्रेसेंट की तरफ जाया जाता है अगर तो उसकी ज़रूरत होती है। और सिवियर डिप्रेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर ट्रीटमेंट की जाती है। तो साइकोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डिप्रेसिव पेशेंट्स। और इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि इंसान मेडिकल हेल्प को अवेल करे। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीके के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन क्या उनके नाम है, वैसे भी मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि पाकिस्तान में ओवर द काउंटर ही दवाएं मिल जाती हैं इजीली और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर ये दवाएं इस्तेमाल की। और तो मुख्तलिफ़ तरीके के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। जो सबसे
जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है इस्तेमाल होती है वो SSRIs कहलाती हैं। TCAs भी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं के तौर पे इस्तेमाल होती रही हैं, अभी भी होती हैं, और मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो SSRIs के। अच्छा, करती क्या SSRI? हमारे दिमाग में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल लोचा। अगर आपने मुन्ना भाई देखी है तो वो केमिकल लोचा वाला जो मामला होता है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसमें वो हमारे नर्व सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और ब्रेन सेल्स में, एक ब्रेन सेल से दूसरी ब्रेन सेल्स तक जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के पैगाम, मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसमें सबसे जो कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जिसका डिप्रेशन के साथ लिंक है वो सेरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। तो SSRIs जो है वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की अवेलेबिलिटी और इनके फंक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से मूड पे इफेक्ट होता है। दूसरी बात जो है वो जो TCAs हैं और दूसरे जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अफेक्ट करती हैं, मुख्तलिफ तरीके से करती हैं, लेकिन इनका भी फंक्शन वही होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो इफेक्ट करती हैं। SSRIs या दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स का सीन ये है कि इनका इफ़ेक्ट जो है ना वो डिप्रेशन के ऊपर देर से आना शुरू होता है, यानी जो रिजल्ट्स आप इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो काफ़ी देर से आते हैं। इट कैन टेक ऑल फ्रॉम 2 वीक्स to 6 वीक्स कि आपकी डिप्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा, जो फटीग होता था, डिप्रेशन का एक सिम्टम्स था फटीग, वो कम होना शुरू हो जाए, आपके अंदर एनर्जी जो है वो जल्दी रिवाइव होना शुरू हो जाए, ये कुछ चीज़ें जल्दी बेहतर हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली डिप्रेशन जो है वो उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट थोड़ी देर में आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो जो SSRIs का है उसमें ये कि पेट में दर्द होता है, नर्वसनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इफेक्ट होती है। जो दूसरी हैं TCAs हैं या फिर मोनोमाइन ऑक्सीडेज हैं, इनहिबिटर्स हैं, उसके अंदर जो है वो मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स एंटी डिप्रेशन के जल्दी आते हैं इनके ओरिजिनल इफ़ेक्ट से। तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ता है, जो कि बहुत कम होता है डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि जनरल फिजिशियन जो है वो टाइट फॉलोअप करे अपने इन पेशेंट्स का। तीसरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें ये मेजर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। ये उन लोगों का ट्रीटमेंट है जिनके अंदर मेजर डिप्रेशन के तीनों मेन सिम्टम्स मौजूद हों, सुसाइडल थॉट्स मौजूद हों और सीवियर डिप्रेशन हो। अगर जनरल ज़बान में बात करूँ तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ लाइक रीसेटिंग योर ब्रेन, और इसका जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि इंसान की मेमोरी लॉस भी हो सकता है, और देखा भी गया है कि कुछ लोगों में हुआ है। तो इट्स वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इन सब ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं सिवाय साइकोथेरेपी के। तो एंटी डिप्रेसेंट का भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हमेशा वेट किया जाता है कि फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है, और उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। उसकी इंडिकेशन होती है तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसीलिए मैं इनका नाम नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप ओवर द काउंटर ये दवाएं लेंगे और इनका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से शुरू करेंगे, अपनी मर्ज़ी से रोकेंगे, तो इसका आपको फ़ायदे के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स जो मैंने कल अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, अगर वो आपको फील हो रहे हैं कि आपके अंदर ये हैं और परसिस्ट कर रहे हैं मोर देन 2 वीक्स, देन यू मस्ट सीक मेडिकल हेल्प, और इंडिकेशन के ऊपर फिर आपको जो है वो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, डिप्रेशन की प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो इंडिविजुअल डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो 6 से 8 हफ्तों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा उनको रिकरेंट मल्टीपल एपिसोड्स भी नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपनी बीमारी को छुपा के रखा हुआ है और सही टाइम पे अपने जनरल फिजिशियन के साथ डिस्कस नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स को, तो रिकरेंट मल्टीपल एपिसोड्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपके सिम्टम्स सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए अपनी डिप्रेशन की वजह से, उनमें से 80% लोगों को 5 साल के अंदर दोबारा सीवियर डिप्रेशन के एपिसोड्स हो गई। तो मुख्तलिफ स्टेज पे डिपेंड करता है कि डिप्रेशन की किस स्टेज के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जैसे ही ये सारे सिम्टम्स जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताए थे, अगर आपको फील हो रहे हैं कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो एट वंस गो टू योर जनरल फिजिशियन एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद हिम और हर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द अवेल करें।
दूसरी चीज़ ये कि वो लोग जिनको सही टाइम पे उनका डायग्नोसिस हो जाती है और सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनमें से 60 to 80% लोग 6 से 8 हफ्ते में सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स उनको तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं एक स्टडी के मुताबिक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू सीक मेडिकल हेल्प जल्द से जल्द। दूसरी स्टडीज़ ये हुई हैं कि जो लोग बड़ी उम्र के होते हैं अबव 65 ईयर्स और उनको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है मिसाल के तौर पे, तो उनके अंदर जो है वो रिकरेंट और क्रॉनिक डिप्रेशन के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और बात भी ये होती है कि क्योंकि अगर हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी की वजह से अगर डिप्रेशन जल्दी डायग्नोस नहीं होती और रिकरेंट एपिसोड्स होने लगती हैं, तो जनरल फिजिशियन का ये भी काम है या जो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जिनको अवेयरनेस है, उनका ये काम है कि उस पेशेंट को अब ये बात सिखाएं कि इस बीमारी के साथ किस तरह रहना है और इस बीमारी की वजह से जो थॉट प्रोसेस के अंदर चेंजेस आई हैं उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। उन चेंजेस को जो उसके सोचने का तरीका जो बदला है उसको उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी ज़िंदगी में, क्या वो नई चीज़ें ऐसी सीख सकता है, ऐसी चीज़ें जिससे उसको खुशियाँ मिले आगे की ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जिस तरह बाकी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती हैं, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, गॉड फॉरबिड किसी को ना हो, तो उसमें भी यही सिखाया जाता है कि किस तरह इस बीमारी के साथ रहते हैं। इसी तरह डिप्रेशन में भी यही सिखाना की बात आती है कि हम इस बीमारी के साथ डिप्रेशन के साथ किस तरह अपने लाइफ को ऑल्टर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किस स्टेज किस ग्रेड के डिप्रेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने जनरल फिजिशियन के साथ। सो आई एम टेलिंग वंस अगेन एंड आई इंसिस्ट टू गो एंड सीक मेडिकल हेल्प अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि आप ख़ुद से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आप माशरे में आप कम्युनिटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। अगर आपको मैसेज जो है वो अगर आपको ये वीडियो किसी काम की लगी, किसी फ़ायदे की लगी, तो प्लीज़ को आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी अवेयरनेस हो, दूसरों का फ़ायदा हो। आज डिप्रेशन के बारे में दूसरी वीडियो थी। कल हम इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे मेंटल हेल्थ, अभी तक चल रहा है हमारा टॉपिक, और कल मेरे ख़्याल से हम बात करें शायद एंग्जाइटी की या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स की। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, माई इनबॉक्स इज़ ओपन। अगर एनोनिम के तौर पे जो है वो बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, फेसबुक पे मैसेज कर दें, और फिर अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो मुझे उसमें बता देगा, तो मैं आई विल ट्राई टू कॉल यू। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।